हेलो एंड वेलकम टू करियर सक्सेस एकेडमी फॉर सिविल्स। दोस्तों, आज हम जे के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का आज दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे और समझेंगे। जहाँ तक हमने कल पढ़ा उससे आगे समझेंगे। दोस्तों, कल हमने लास्ट में पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ जब पाकिस्तान से ट्राइबल्स आ गए तो हरी सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच इल्हाक हो गया, एक डॉक्यूमेंट साइन हो गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको कहते हैं। हमने कल आपको डेट बोला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन हुआ, और उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लेजिटिमेसी देने के लिए दोस्तों आर्टिकल 370 को इंट्रोड्यूस कर लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसी आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे दिया मेरे दोस्तों। और इसी आर्टिकल 370 की वजह से आपको 35A बना, और इसी आर्टिकल 370 की वजह से इसको चेंज कर लिया गया। दोस्तों, आगे समझोगे आप क्या बोल रहे हो सर, आर्टिकल 370 की ही वजह से आर्टिकल 370 की लैंग्वेज को चेंज कर लिया गया, हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया, आप क्या बोल रहे हो? दोस्तों, मैं आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, उससे आप पूरा का पूरा समझोगे दोस्तों कैसे एब्रोगेट हो गया मेरे दोस्तों आर्टिकल 370। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 371A को। आर्टिकल 370 क्या बोलता है? जो आर्टिकल 238 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो जे पे अप्लाई नहीं होगा। आर्टिकल 371A क्या बोलता है? वो बोलता है जो आर्टिकल 238 है ये अप्लाई नहीं होगा जे पे। आर्टिकल 238 क्या है सर? आर्टिकल 238 स्टेट्स को कैटेगराइज कर लिया, इसने स्टेट्स को कैटेगराइज कर लिया, A, B, C, D स्टेट्स में कैटेगराइज कर लिया मेरे दोस्तों इसने। और आर्टिकल 238 के अनुसार जम्मू कश्मीर कैटेगरी सी में था, जम्मू कश्मीर कैटेगरी सी में था, लेकिन आर्टिकल 370 ने बोला अरे जम्मू कश्मीर में ये आर्टिकल ये अप्लाई ही नहीं हो सकता है, इसने इसको इनवैलिड बोल दिया। आर्टिकल 370 ने बोला 238 आर्टिकल क्या, क्योंकि आर्टिकल 370 एज शील्ड काम कर रहा था, शील्ड काम कर रहा था, उसने बोल दिया कि ये आर्टिकल अप्लाई नहीं हो सकता है जे पे। सिर्फ दो ही आर्टिकल्स अप्लाई हो सकते हैं, एक तो आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 यही दो आर्टिकल्स अप्लाई हो सकते हैं मेरे दोस्तों जे पे। आर्टिकल 370 आपने सुना, अब हम आर्टिकल 370B को पढ़ेंगे। आर्टिकल 370B क्या बोलता है आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। आर्टिकल 370 बोलता है अगर तुम्हें अप्लाई करना है यूनियन लिस्ट का पावर या कंकरेंट लिस्ट का पावर, यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होता है जिस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है जिस पर दोनों स्टेट और सेंटर लॉ बना सकता है, लेकिन अगर टसल हो इन दोनों के बीच में तो सेंटर का लॉ प्रिवेल हो जाएगा। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करना चाहेगा, यूनियन लिस्ट का पावर एक्सरसाइज करना चाहेगा जे पे, या कंकरेंट लिस्ट का पावर एक्सरसाइज करेगा जे पे, उसको पहले प्रेसिडेंट को ऑर्डर पहले प्रेसिडेंट को ऑर्डर निकालना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट तब तक ऑर्डर नहीं निकाल सकता है जब तक ना वो कंसल्ट करे जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली को और कंकरेंस मंजूरी ले जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली से। आर्टिकल 371 क्या बोलता है? अगर तुम्हें अप्लाई करना है यूनियन लिस्ट का पावर और कंकरेंट लिस्ट का पावर जम्मू कश्मीर पे, यूनियन लिस्ट में जितनी बातें लिखी है अगर आपको वो चीज़ें अप्लाई करनी है जम्मू कश्मीर पे, आप नहीं कर सकते हो जब तक ना प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा, और प्रेसिडेंट तब तक ऑर्डर नहीं निकाल सकता है जब तक ना वो कंसल्ट करे और कंकरेंस मंजूरी ले ले जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली से। और कंसल्ट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को पहले जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को। और कंसल्ट कब करना पड़ेगा, राय कब पूछनी पड़ेगी, सिर्फ बताना पड़ेगा। कंसल्ट में सिर्फ कंसल्ट करना है, ये नहीं कि उनसे अप्रूवल लेना है, सिर्फ कंसल्ट करना है। अगर वो नहीं भी मानेंगे तब भी प्रेसिडेंट यहाँ पे इस कंसल्ट जहाँ पे वर्ड है प्रेसिडेंट तब भी कर सकता है अगर वो नहीं भी मानेंगे। लेकिन जहाँ कंकरेंस लेना है इट मीन्स प्रेसिडेंट अगर बोलेगा जब तक ना कंकरेंस, जब तक ना मंजूरी उसको जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली देगी तब तक वो वाले पावर सेंटर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। इधर कंसल्ट कहाँ करना है, कंसल्ट कहाँ करना प्रेसिडेंट को, कहाँ करना है प्रेसिडेंट को और लेजिस्लेटिव असेंबली को। अगर उसको लॉ बनाना है एक्सटर्नल अफेयर्स पे, अगर सेंटर को डिफेंस के रिलेटेड लॉ बनाना है जम्मू कश्मीर में, कम्युनिकेशन के रिलेटेड लॉ बनाना है जम्मू कश्मीर में, तब सिर्फ प्रेसिडेंट राय लेगा, कंसल्ट करेगा, मंजूरी नहीं लेगा। क्योंकि हमने पहली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब हमारा इल्हाक हो गया इंडिया के साथ, उसी टाइम हमने एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस
कम्युनिकेशन करेंसी सारा इंडिया को दे दिया, इंडिया गवर्नमेंट को ऑलरेडी दिया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। अब कंकरेंस कब लेना पड़ेगा? हमने सिर्फ इंडिया को क्या दिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में? एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन। अब अगर कंकरेंस कब लेना है, मंजूरी कब लेना है? प्रेसिडेंट को ऑर्डर निकालने से पहले जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली से अगर ऑर्डर एक्सटर्नल अफेयर्स के बगैर कोई और मुद्दे पे उसको लॉ बनाना होगा, डिफेंस के बगैर, क्योंकि हमने सरेंडर की अपनी सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन सरेंडर किया था हमने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। इन पे तो सिर्फ लॉ राय लेगा, लेकिन अगर इनके बिना अलावा किसी और चीज़ पे उसको यहाँ पे लॉ बनाना पड़ेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी और चीज़ का पावर यहाँ पे क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा, प्रेसिडेंट को इन तीनों के बगैर प्रेसिडेंट को पूरी मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली मंजूरी नहीं देगी तो आपको याद रखना पड़ेगा सेंटर यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं कर पाता था पावर, सिर्फ उसके पास एक्सटर्नल अफेयर्स था, डिफेंस था, कम्युनिकेशन था। इसके अलावा उसको पहले अगर उसको यहाँ पे कोई भी अप्लाई करना था, कोई भी अपना पावर अप्लाई करना था, तो पहले प्रेसिडेंट को मंजूरी लेनी थी, कंकरेंस लेनी थी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की। होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया मेरे दोस्तों। अब आर्टिकल 371C क्या है? आर्टिकल 370 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये क्या बोलता है? आर्टिकल 371C बोलता है सिर्फ आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेबल होगा जम्मू कश्मीर पे। याद रखना, आर्टिकल 370 बोलता है सिर्फ आर्टिकल 1 एंड धारा 370 ही एप्लीकेबल है जम्मू कश्मीर पे, बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल जो है एप्लीकेबल नहीं है जम्मू कश्मीर पे। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 371C क्या बोलता है? सिर्फ आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 सिर्फ एप्लीकेबल है इंडिया का जम्मू कश्मीर पे, बाकी इंडिया का कोई आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं है किस पे? जम्मू कश्मीर पे। और फिर आर्टिकल 371D बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है, ये बोलता है अगर तुम्हें आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के अलावा कोई आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेबल करना है जम्मू कश्मीर पे, तो प्रेसिडेंट को पहले इशू करना पड़ेगा ऑर्डर। और अगर इशू ऑर्डर करने से पहले क्या बोलते हैं आर्टिकल 371D, अगर आपको एक आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के बिना कोई और आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अप्लाई करना है जम्मू कश्मीर पे, उसके लिए प्रेसिडेंट को ऑर्डर पहले निकालना पड़ेगा। ऑर्डर निकालने से पहले प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना है और कंकरेंस लेनी है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली से। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली से याद रखना, कंसल्ट कब करना है? सिर्फ उसको कंसल्ट ही सिर्फ कब करना है, मंजूरी नहीं, सिर्फ कंसल्ट राय कब लेनी है? अगर आर्टिकल रिलेटेड होगा किसके साथ? एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, डिफेंस के साथ या कम्युनिकेशन के साथ, प्रेसिडेंट सिर्फ कंसल्ट करेगा। क्योंकि हमने यही से बोला है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से कि हमारे डिफेंस के रिलेटेड सारी लॉज आप बनाओ, एक्सटर्नल अफेयर्स के रिलेटेड सारे लॉज इंडिया बनाएगा, और कम्युनिकेशन के रिलेटेड सारे लॉज कौन बनाएगा? इंडिया बनाएगा। यहाँ सिर्फ कंसल्ट करेगा प्रेसिडेंट, वो मंजूरी नहीं लेगा, वो पूरा अप्रूवल नहीं लेगा। लेकिन कंकरेंस की जहाँ बात आएगी, अगर अब जो हमने सरेंडर नहीं किए है, हमने सिर्फ ये 3 सरेंडर किए हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन, अगर इनके अलावा सेंटर कोई आर्टिकल इन तीन चीज़ों के बिना किसी पे एप्लीकेबल कोई और आर्टिकल किसी और चीज़ से रिलेटेड है, तो पूरा का पूरा प्रेसिडेंट को पहले कंकरेंस लेना पड़ेगा, मंजूरी लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लाना पड़ेगा। उसके बाद सेंटर वो आर्टिकल इम्प्लीमेंट लागू कर सकता है जम्मू कश्मीर में। होप आपको समझ आ गया मेरे दोस्तों। आर्टिकल 372 क्या बोलता है? इवन अगर उसके रिलेटेड अगर कोई और चीज़ है, फिर उसको जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आप कंकरेंस भी देती है। अगर वो चीज़ कंकरेंस तब लेनी है जब एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन को छोड़ के किसी और चीज़ के रिलेटेड आर्टिकल होगा। अगर उस आर्टिकल को बनाना पड़ेगा, अगर उस आर्टिकल को लागू करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली क्या दे देगी? कंकरेंस दे देगी। लेकिन आर्टिकल 372 सीधा सीधा बोल रहा है अगर कंकरेंस दे भी देगी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन इसको कंकरेंस जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी होनी चाहिए। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब वो है ही नहीं कहीं जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो कितना टफ था आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर लेना मेरे बच्चों। आर्टिकल 3 को कितना टफ था यहाँ पे लागू करना, क्योंकि आर्टिकल 3 के ही अनुसार जम्मू कश्मीर को क्या कर लिया गया? बाइफरकेट कर लिया गया, लद्दाख और
जे में आप याद रखो आर्टिकल 371 क्या बोलता है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल हमें इंप्लीमेंट करना है जम्मू कश्मीर पे, हमें हमें प्रेसिडेंट पहले ऑर्डर निकालेगा और प्रेसिडेंट को ऑर्डर निकालने से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा किसको, जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को, और कंकरेंस लेना पड़ेगा जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली से। कंसल्ट कब करना पड़ेगा, जब जब वो चीज़ें होगी जो हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में खुद ही दी थी। इंडिया गवर्नमेंट को बोला था एक्सटर्नल अफेयर्स पे आर्टिकल लॉ तुम बनाओ, डिफेंस पे जे के डिफेंस के लॉ तुम बनाओ, कम्युनिकेशन आप जम्मू कश्मीर का संभालो, वहाँ सिर्फ राय लेगा। लेकिन कनकरेंस और बाकी कोई हक नहीं था इंडिया को कोई बाकी हक नहीं था एज पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू कश्मीर पे। वो इन तीन चीज़ों के बिना किसी पे लॉ नहीं बना सकती थी जम्मू कश्मीर पे। और अब अगर वो कोई आर्टिकल को इम्प्लीमेंट लागू करना चाहते जम्मू कश्मीर में, उनको कनकरेंस लेना था किससे, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली से। अब आर्टिकल 370 बोलता है अगर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली कनकरेंस दे भी देगी फिर भी उसको मंजूरी किसकी होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की जिन्होंने जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आईन बनाया। आर्टिकल 373 क्या बोलता है मेरे दोस्तों, आर्टिकल 373 बोलता है अगर तुम्हें आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की है वही रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, वही बोलेगी प्रेसिडेंट को अरे प्रेसिडेंट साहब तुम हमारे धारा 370 को एब्रोगेट करो। अब देखो आज की डेट में जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं, वो बॉडी तभी कॉन्स्टिट्यूशन बना के डिफरेंट हो गई। और आज बहुत टफ था आपके आर्टिकल को तोड़ देना, आज बहुत टफ था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे पास है ही नहीं। आर्टिकल 373 खुद ही बोलता है अगर एब्रोगेट करना होगा आर्टिकल 370 को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जम्मू कश्मीर की है वही रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को अरे प्रेसिडेंट साहब तुम ऑर्डर कर दो और एब्रोगेट कर दो आर्टिकल 370। मेरे दोस्तों याद रखना, देखो आर्टिकल 370 क्या देता है प्रेसिडेंट को हक देता है अरे प्रेसिडेंट साहब अगर रिमूव करना होगा आर्टिकल 370 को तो प्रेसिडेंट ऑर्डर क्या करेगा। और हमारे प्रेसिडेंट ने कौन सा ऑर्डर किया जिससे एब्रोगेट हुआ आर्टिकल 370, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 से, वो एक ऑर्डर था जो मैंने पिछले लेक्चर में बोला है आपको, उसी से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर लिया गया मेरे दोस्तों। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मसला था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ही नहीं, वो मैं आपको आगे बोलूँगा कि कैसे प्लानिंग हो गई, कैसे इसको किया गया, वो मैं आगे बताऊँगा। आपको पता है गवर्नर रूल जो जम्मू कश्मीर पे लगा, वो जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार गिर गई, जब भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया पीडीपी से, तो गवर्नर रूल लगा हमारे जम्मू कश्मीर पे। जब ये स्टेट था 19 जून 2018 को गवर्नर रूल लगा और वो 19 दिसंबर 2018 तक रहा गवर्नर रूल। और 6 महीने के बाद डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल लगता है, जो गवर्नर रूल सिर्फ 6 महीने लग सकता था और उसके बाद 6 महीने के बाद डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल लगता है। और अकॉर्डिंगली 19 दिसंबर 2018 को हमारे जम्मू कश्मीर पे प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया। और जो इस बार का प्रेसिडेंट रूल था मेरे दोस्तों, इस बार का जो प्रेसिडेंट रूल था उसके जो प्रोविजंस बनाए गए थे, उसमें जो पॉइंट्स लिखे गए थे, थर्ड पॉइंट लिखा गया था वहाँ पे अरे प्रेसिडेंट रूल के टाइम जम्मू कश्मीर में जब तक प्रेसिडेंट रूल है तब तक लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली बराबर होगी पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली किसके बराबर होगी, पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव का असेंबली का पावर कहाँ दिया गया, पार्लियामेंट को दिया गया। आप समझना आर्टिकल 370 को कैसे तोड़ा, यहाँ मैं आपको पूरा समझा दूंगा। इस प्रेसिडेंट रूल का थर्ड पॉइंट था कि प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट के बराबर होगी और जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर होगा, गवर्नर के पावर्स किसको प्रेसिडेंट शिफ्ट कर देंगे, प्रेसिडेंट को शिफ्ट हो गए। लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर किसको दिए गए, पार्लियामेंट को। गवर्नर का पावर किसको दिया गया, प्रेसिडेंट को दिया गया मेरे दोस्तों, याद रखना। और याद रखना ये प्लानिंग थी यहाँ से ही, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर किसको ट्रांसफर मार दिया गया, पार्लियामेंट। गवर्नर का पावर किसको मार दिया ट्रांसफर, प्रेसिडेंट। अब समझना आर्टिकल 367 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ब्यूटीफुल आर्टिकल है जो क्या बोलता है, आर्टिकल 367 को हम इंटरप्रेटिंग आर्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब जो हमारे बोलते हैं, प्रेसिडेंट साहब जो हमारे इंडिया के हैं, वो कहता है कि वो इंटरप्रेट कर सकता है आर्टिकल्स को। अगर वो किसी प्रोविजन या किसी आर्टिकल को नहीं समझता है अच्छे से तो उस प्रोविजन को वो अपने हिसाब से उसके लिए सबस्टिट्यूट चूज कर सकता है या उसको अपना इंटरप्रेट करके खुद अपने से मीनिंग निकाल सकता है। आर्टिकल 370 को बोलते इंटरप्रेटिंग आर्टिकल। इट मीन्स अगर भारत का प्रधानमंत्री किसी क्लॉज को या किसी प्रोविजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं समझता है तो वो खुद से ही
अनुमति लगा सकता है या खुद से ही डिसाइड कर सकता है व्हाट इज फिट, क्या अच्छा है उस जगह पे, और सबस्टिट्यूट वो खुद ही डिसाइड कर सकता है। और प्रेसिडेंट साहब जो है वो उसने बोला अरे मुझे समझ नहीं आ रही है जम्मू कश्मीर की क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, वो बॉडी आज है ही नहीं, कहाँ है वो, आज वो है ही नहीं, वो बॉडी वो कब की ख़त्म हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर आर्टिकल 370 को ख़त्म करना पड़ेगा तो कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ असेंबली रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, मुझे तो ये बॉडी है ही नहीं, ये क्या बॉडी है, कुछ बॉडी नहीं है। इसने इसी आर्टिकल का यूज़ करके बोला जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर है वो इक्वल टू वो किसके बराबर है, लेजिस्लेटिव असेंबली के बराबर होगी, और लेजिस्लेटिव के असेंबली के जो है वो इक्वल टू पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK इज इक्वल टू पार्लियामेंट। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पावर जो है जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पावर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया गया, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर का पावर पार्लियामेंट को दिया गया। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से पावर का शिफ्ट हो गया पार्लियामेंट, मेरे दोस्तों पार्लियामेंट शिफ्ट हो गया। और पार्लियामेंट ने क्या कर लिया मेरे बच्चे, अब कौन, हमने बोला था आर्टिकल, हमें पिछले पढ़ा था एक आर्टिकल हमने पढ़ा था कि अगर आर्टिकल 373 अगर धारा 370 को एब्रोगेट करना है तो कौन इसको रिकमेंड करेगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जम्मू कश्मीर की रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की प्रेसिडेंट साहब ने अपना 367 आर्टिकल, अपना इंटरप्रेटिंग आर्टिकल बोला, उसमें उसने बोल दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज इक्वल टू पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ने क्या बोल दिया, पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को बोल दिया अरे तू इशू कर ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का तू ऑर्डर इशू कर। और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हो गया आपका आर्टिकल 370, जब प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाला, कौन सा ऑर्डर था वो, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, जब वो ऑर्डर निकाला गया तो उससे क्या हो गया, आपका आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया, और आपका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 भी एब्रोगेट हो गया मेरे दोस्तों, जिसने 35A दिया था हमको। जब आपका धारा 370 एब्रोगेट हो गया, हर एक प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हर एक आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेबल हो गया जम्मू कश्मीर पे, और आर्टिकल 3 भी एप्लीकेबल हो गया जम्मू कश्मीर पे। और आर्टिकल 3 का मतलब क्या होता है कि सेंटर चेंज कर सकता है स्टेट्स को, नाम स्टेट्स का चेंज कर सकता है, एक स्टेट को 2 यूटीज में चेंज कर सकता है, एक यूटी को स्टेट बना सकता है, 2 स्टेट्स को मर्ज कर सकता है, स्टेट की बाउंड्री को एनलार्ज कर सकता है, स्टेट की बाउंड्री को डिमिनिश कर सकता है, और एंटायर पॉलिटिकल मैप चेंज कर सकता है इंडिया का आर्टिकल 3 के द्वारा। और आर्टिकल 3 भी एप्लीकेबल हो गया जम्मू कश्मीर पे, और इसी आर्टिकल 3 से JNK को बाइफरकेट कर लिया गया 2 यूटीज में, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख ड्यू टू रीजनल एस्पिरेशन और जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू इंटरनल सिक्योरिटी। अब हम शेड्यूल्स ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। शेड्यूल्स ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सबसे पहला शेड्यूल जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का क्या है, पहला शेड्यूल मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स या मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के बारे में है। इसका मतलब है जो हमारा राज्यसभा है उसको हम हाउस, अपर हाउस भी कहते हैं, उसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। राज्यसभा जो आपके पार्लियामेंट का अपर हाउस है उसमें यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से 4 मेंबर जाएंगे, और लद्दाख से कोई भी मेंबर राज्यसभा में नहीं जाएगा। 2 बार क्वेश्चन आया है, राज्यसभा में जम्मू कश्मीर यूटी से कितने मेंबर जाएंगे, 4 मेंबर्स जाएंगे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, कहाँ पे, राज्यसभा में। क्या लद्दाख से कोई राज्यसभा का मेंबर बनेगा, नहीं सर, कोई नहीं बनेगा। सेकंड शेड्यूल है लोकसभा या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज से हम लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। समझ गए मेरे दोस्तों, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज से हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, लोकसभा के मेंबर्स को हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन करते हैं लोकसभा के मेंबर्स का। आपका सेकंड शेड्यूल लोकसभा के बारे में बात करता है, लोअर हाउस को कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी इसको कहते हैं। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से 5 लोग जाएंगे लोकसभा में, और यूटी ऑफ लद्दाख से 1 बंदा जाएगा लोकसभा में। याद रखना, इसका मतलब लद्दाख में कितनी लोकसभा की कितनी सीट्स है, 1 सीट है, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब जम्मू कश्मीर यूटी में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है लोकसभा की, 5, कितने मेंबर जाएंगे,
5 मेंबर जाएंगे लोकसभा में। ये आपका आर्टिकल, ये आपको J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कहता है। तीसरा शेड्यूल क्या है? तीसरा शेड्यूल असेंबली के बारे में बात करता है। जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज याद रखना, सिर्फ आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ जम्मू कश्मीर में होगी। लद्दाख में आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, वहाँ पॉपुलेशन कम है मेरे दोस्तों, याद रखना। असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बात हो रही है। और आपकी जो असेंबली है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो लेजिस्लेचर स्टेट यूटी लेजिस्लेचर है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में होगी और लद्दाख में कोई लेजिस्लेचर नहीं होगी। वहाँ प्रेसिडेंट रूल होगा और हुकूमत करेगा थ्रू LG लेफ्टिनेंट गवर्नर। एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, LG लेफ्टिनेंट गवर्नर। फोर्थ शेड्यूल ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में बात करता है। ओथ क्या होता है? जब कोई बंदा अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे शपथ लेता है कि वो अपहोल्ड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपनी ड्यूटीज़ को ऑनेस्टली क्या डिस्चार्ज करेगा रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे, कुरान, बाइबल, गीता, जिसका जो धर्म है वो अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे कसम खाता है, उसको ओथ कहते हैं। एफर्मेशन मीन्स जो इथीस्ट हो, वो अपनी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे शपथ लेता है। और जो इथीस्ट हो, जो कोई धर्म नहीं मानता हो, वो अपने क्लोज जो उसका रिलेटिव होता है, जो उसका बेस्टी होता है, उस पर कसम खा के बोलता है। एफर्मेशन मीन्स वो अपने रिलेशन जो क्लोज का होता है उस पर कसम लेता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फेथफुली ओबे करूँगा और मैं अपने ऑफिस की जो ड्यूटीज़ है वो डिस्चार्ज करूँगा, मैं फेथफुली एंड ऑनेस्टली। और चौथे में आता है ओथ एंड एफर्मेशन, किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या लेंगे? ओथ एंड एफर्मेशन। जो यहाँ लेजिस्लेचर बनेगी, जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, और उसके मेंबर्स क्या लेंगे? ओथ ले लेंगे और एफर्म करेंगे। और फिफ्थ जो आपका शेड्यूल, 5 ही शेड्यूल्स है। फिफ्थ शेड्यूल क्या बोलता है आपको? सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर यूटी बनी, सेंटर का कौन कौन सा लॉ उस पर एप्लीकेबल है, और जो लद्दाख यूटी बनी उस पर सेंटर का लॉ कौन कौन सा एप्लीकेबल है। स्टेट लॉ एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो स्टेट था पहले, जम्मू कश्मीर स्टेट था, उसका कौन कौन सा लॉ है जो यूटी पे भी, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख दोनों पे एप्लीकेबल है। जब ये स्टेट था, कौन कौन सा स्टेट लॉ एप्लीकेबल आपका यूटी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर पे है। तीसरा, स्टेट लॉज रिपील्ड, वो स्टेट लॉ जो स्टेट में लॉ जब स्टेट था तब लॉ थे, लेकिन अब रिपील किए गए, ख़त्म किए गए, एब्रोगेट किए गए जब आपका जम्मू कश्मीर यूटी बना और लद्दाख यूटी बना। और वैसे लॉज जो इन्फोर्स रहेंगे, जो एग्जिस्टिंग रहेंगे, जो पावर में रहेंगे, जो फोर्स में रहेंगे, अब यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी, लद्दाख में, वो स्टेट लॉज जब जम्मू कश्मीर स्टेट था, वो लॉज जो उस टाइम लॉज थी वो कुछ लॉज फोर्स में रहेंगी, इवन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी और लद्दाख में भी। ओके बाय, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाय।